तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू DTAP एंड वेलकम टू द सेशन ऑफ JAP AFM यूट्यूब सीरीज़, जहाँ पे हम 10 मिनट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करते हैं। आज हम कंटिन्यू करेंगे मॉड्यूल ए चैप्टर 8 के साथ, इंट्रोडक्शन टू बिल्स ऑफ एक्सचेंज। नाउ इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट क्या होता है, पहले ये समझेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है, मान लो एक सप्लायर है, ठीक है, इसने अभी गुड्स बेचने हैं, लेकिन जो इसका कस्टमर है इसके पास मनी नहीं है, ठीक है, देयर इज़ नो मनी इन कैश। तो ये कस्टमर क्या कहता है कि आप मुझे कुछ टाइम लिमिट दे दो और मैं उसके बाद क्या आपके पैसे चुका दूंगा। तो ये जो सप्लायर है इसको क्या देता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज बेसिकली वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पे ये लिखा होता है कि ये जो कस्टमर है इसने इस तारीख को गुड्स लिए थे और ये जो भी पैसा है 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या जो भी टाइम पीरियड है उसके बाद लौटा देगा सप्लायर को। सो इट इज़ बेसिकली कवर्ड अंडर रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे जो सप्लायर है वो क्रेडिटर होता है एंड विल रिसीव मनी इन फ्यूचर। ही विल रिकॉर्ड इट एज बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसको ये रिसीव होना है तो ये इसको कहेगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल जो है असेट होता है फॉर हिम या फिर बिजनेस के लिए, जो अगर बड़ा बिजनेस है उसमें BRs है तो उनके लिए एक असेट है। कस्टमर एक डेटर होता है एंड विल पे मनी इन फ्यूचर। डेटर उसको कहते हैं जिसने उधार लिया है। शी विल रिकॉर्ड इट एज बिल्स पेबल, क्योंकि इसे ये पे करना है, अभी इसने पे किया नहीं है तो शी विल रिकॉर्ड इट एज बिल्स पेबल। बिल पेबल इज अ लाइबिलिटी ऑफ हर, इसके लिए ये एक लाइबिलिटी है क्योंकि इसे फ्यूचर में ये पे करनी है। नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ये एक लिखित में मतलब लिखित में एक डॉक्यूमेंट है। इट इज़ साइंड बाय द मेकर, जिसने इसको बनाया है उससे साइंड होता है। कंटेन एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज़ एन ऑर्डर, ठीक है, ये आपको टर्म याद रखनी है। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, मतलब हर कंडीशन पे आपको ये पैसा पे करना ही है। इट टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, सर्टेन सम ऑफ मनी आपको यहाँ पे करना है टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और द बेयरर ऑफ द बिल। एंड लास्टली ऑन अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट और ऑन डिमांड, या तो डिमांड पे करना है या फिर वो डेट पे जो यहाँ पे लिखी है। यूजुअली यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। ड्रॉवर जिसने क्रेडिट दिया है, क्रेडिटर भी इसको आप कह सकते हो, ड्रॉई जिसने उधार लिया है, एंड पे। अब आप कहोगे कि भाई ड्रॉवर और पे अलग अलग है या सेम है? कभी कभी ये डिफरेंट होते हैं और कभी कभी ये सेम होते हैं, राइट। जो क्रेडिटर है आपका, इसके पास मान लो ये ड्रॉई है, इसने 10,000 का सामान खरीदा, ठीक है, 10,000 का सामान खरीदा और ड्रॉई ने ड्रॉवर को कहा कि आपको मैं पेमेंट करूंगा जनवरी 2026 में, अभी 1 साल का टाइम पीरियड है, ठीक है, मान लो। तो अगर जो ड्रॉई है इसने कहा जनवरी 2026 में आपको पेमेंट करूंगा, लेकिन ड्रॉअर क्या है, उसको ज़रूरत पड़ेगी पैसों की इन अक्टूबर 2025, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो ड्रॉअर होगा वो किसी थर्ड पर्सन को अपने बिल्स दे देगा ऑन डिस्काउंट। मान लो कि 10,000 इसको रिसीव होने थे, ये बैंक के पास जाएगा जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये कहेगा मेरे पास BR है, आप इसको डिस्काउंट करके मुझे दे दो, मुझे कैश की ज़रूरत है। तो बैंक अपने चार्जेस डिडक्ट करके इसको कितने पैसे वापस देगा, मान लो 9,800 दे दिए, तो इमीडिएट कैश आ जाएगा ड्रॉअर के पास 9,800। ऐसे केसेस में जो पार्टीज़ है वो डिफरेंट होती हैं। और मान लो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जो ड्रॉई है वो ड्रॉअर को ही पैसे देगा, और ऐसे केस में सेम होंगे, ड्रॉअर एंड पे आर द सेम पर्सन, राइट। और यहाँ पे बिल बनाता कौन है, ड्रॉअर बनाता है, और यू कैन से सप्लायर और क्रेडिटर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज कुछ इस तरीके का दिखता है, यहाँ पे आपकी डेट हो गई, साइंड हो गया, स्टैम्प होता है, अमाउंट हो गया, और कितने टाइम बाद आपको ये वापस करना है, राइट। नेक्स्ट इज प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट बिल्स ऑफ एक्सचेंज के ही सिमिलर टर्म्स में होता है, बट इट इज़ एन अंडरटेकिंग एंड नॉट एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ये आपको याद रखना है। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है ये। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, अनकंडीशनल ऑर्डर। साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, ये साइन किया जाता है टू अ पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट और द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। किसको पैसे देंगे, जिसका नाम लिखा हो या जिसने इसको कैरी किया हो, ऑन अ फिक्स डेट और ऑन डिमांड। यहाँ पे 2 ही पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रॉअर, डेटर एंड पेयर, एंड पे और यू कैन से क्रेडिटर। नेक्स्ट इज प्रोमिसरी नोट। दिखता कैसा है, प्रोमिसरी नोट कुछ इस तरीके का दिखता है। हेयर वी हैव प्लेस, डेट, कितने टाइम बाद पैसा वापस करना है, एंड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉअर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज BOE वर्सेस प्रोमिसरी नोट। क्या दोनों में डिफरेंस होता है अभी वो देखेंगे। इट इज़ एन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज़ एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और यू कैन से अंडरटेकिंग, ठीक है। यहाँ पे जो ड्रॉई है वो
बोलता है कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इतने टाइम बाद इतने पैसे वापस दे दूंगा। इट इज़ मेड बाय द क्रेडिटर, ये क्रेडिटर ने बनाया है और ये किसने बनाया है, ड्रॉअर ने। एक्सेप्टेंस डेटर ने, ठीक है। एक्सेप्टेंस बाय डेटर इज नेसेसरी, नो एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर। अब आप किसी को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे वापस दे दूंगा, तो क्या प्रॉमिस में एक्सेप्टेंस हो रही है? नहीं, आप सिर्फ अपनी तरफ से प्रॉमिस करते हो। एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड इन प्रॉमिसरी नोट। यहाँ पे 3 पार्टीज इन्वॉल्व है और यहाँ पे 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। ऑन डिसऑनर इट इज नोटेड बाय नोटरी पब्लिक, नोटिंग इज नॉट नेसेसरी हेयर। तो यहाँ पे जो क्या है, नोटरी पब्लिक नोट करता है कि मान लो आगे चल के डिफॉल्ट हो गया, तो ये सारा जो है नोटरी जो ऑफिसर होता है वो इसको रिकॉर्ड करता है कि किसने डिफॉल्ट किया, कब किया, किस डेट पे किया। ये सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है और इनके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं, दैट इज नोटिंग चार्जेस। ऑल्दो इन promissory note it is not necessary. For accounting purpose no distinction is made between बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। अगर हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात करें तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए दोनों को सिमिलर ही ट्रीट किया जाता है। नाउ व्हाट आर द टर्म्स एंड ड्यू डेट? Any instrument of credit which is not payable on demand or on presentment matures on the date it falls due. अगर कोई डिमांड पे पे नहीं किया है तो ये कब मेच्योर होगा? जिस दिन वहाँ पे डेट डली हुई है। यहाँ पे जो पीरियड होता है बिल का उसको हम कहते हैं टर्म या टेनर। द डेट ऑफ मेच्योरिटी इन सच केसेस इज कैलकुलेटेड एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस। जो भी मेच्योरिटी डेट होती है उसमें 3 days का ग्रेस पीरियड दिया जाता है पेमेंट के लिए, राइट। लेट अस सपोज कि एक बिल है जिसको ड्रॉ किया गया था 1 March फॉर अ पीरियड ऑफ 1 month, 1 महीने के लिए ड्रॉ किया गया था और उसकी ड्यू डेट कब फॉल हो रही थी? 1 April को। तो हम क्या कहेंगे कि ड्यू डेट एक्चुअली आफ्टर एडिंग 3 days ग्रेस पीरियड कब होगी? 4 April। और मान लो किसी डेट पे कोई पब्लिक हॉलीडे है, कोई पब्लिक हॉलीडे है से 26 जनवरी को फॉल कर रहा है, तो देन इट बिकम्स ड्यू ऑन द प्रीवियस वर्किंग डे दैट इज 25 जनवरी। तो अगर कभी पब्लिक हॉलीडे फॉल कर रहा है तो उसकी पिछली डेट जो होगी, मान लो 15 अगस्त थी, पिछली डेट क्या होगी? 14 अगस्त, राइट। सो हियर्स द entire terms and conditions of bills of exchange and promissory note, and I hope you enjoyed the session and thank you for attending.